नमस्कार मित्रों, मैं जीसी पांडे टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ साथ नेट, जेआरएफ और एमपीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम लेकर आए हैं 42 नंबर सेट। ठीक है, 42वां सेट है ये। इससे पहले के जो सेट हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो पीछे के सेट पे जाइए और उन सब को एक तरफ से वॉच कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप एसएसटी में आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री है और पॉलिटिकल साइंस है, यानी आपका कह सकते हैं सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र है, तो आप दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप तो आपको थियरी की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, उसको भी आप पूरा पढ़ डालिए और बाकी चैनल के साथ बने रहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दोनों चीजों पर काम हो रहा है, थियरी पर भी और इस पर भी, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं। ठीक है, तो लगातार आप इस पर बने रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको, मैंने जैसे पहले कहा था, रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत फायदा होता है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 10 क्वेश्चन उसके साथ आपको एक्स्ट्रा में देने की कोशिश करता हूं, और जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर भी लगता है कि मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन साथ में आपको यह भी पता चलता है कि इसमें कुछ कमी तो कहीं नहीं रह जा रही है, और उस कमियों को भी आप दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप देखते रहिए इसको। और आज का जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, स्पेशली हम जो ले रहे हैं वो है, जो टॉपिक हमारा है, जहां से हमने आज क्वेश्चन लिया हुआ है वो है वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, या इसी को आप क्या कहते हैं, साम्यवाद। इसी को आप साम्यवाद या कम्युनिज्म कहते हैं। और इसके प्रवर्तक के तौर पर हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स को। ठीक है, हम कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चंस को आज लेकर के आए हैं। ठीक है, और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सेट में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम इसके हम 2 सेट अभी और कराएंगे। ठीक है, यानी 42, 43, 44 ये सारे सेट जो है आपके कार्ल मार्क्स से ही संबंधित होंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम हल्का सा कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स जो है आप जानते हैं, उसका जन्म 1818 में यानी 1818 में कहां पर हुआ था, 1818 में इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, लेकिन इसने अपना अधिकांश समय जो बिताया वो फ्रांस में और ब्रिटेन में बिताया। ठीक है, लेकिन पैदा कहां हुआ था, ये जर्मनी पैदा हुआ था। इसकी शिक्षा जो है वो वान और बर्लिन यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई थी। ठीक है, और बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए ही यह हीगल के संपर्क में आया और हीगल से काफी प्रभावित था। लेकिन यह केवल हीगल से ही प्रभावित नहीं था। ठीक है, और किसी से भी ये पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता था, ये इसकी जो है खासियत थी। तो हीगल ने, आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसको हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसने हीगल के सिद्धांत का सहारा लिया, उनसे द्वंद्वात्मक शब्द को इसने लिया। लेकिन यह हीगल से चूंकि पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं था, तो हीगल के आदर्शवाद का इसने समर्थन नहीं किया था, तो यह वहां से द्वंद्वात्मक शब्द को लेता है। लेकिन वहीं पर यह एक चिंतक से और प्रभावित होता है, और उसका नाम था जो है फायरबाख से इसने क्या लिया, भौतिकवाद को लिया, और दोनों को मिलाकर अपना एक पॉपुलर थ्योरी जो उसकी है, बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, उसको इसने प्रतिपादित किया। दरअसल कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा में बेसिकली उसने सबसे बड़ी समस्या को जो देखा, वो समस्या क्या थी, वो समस्या थी वर्ग संघर्ष। ठीक है, यह समाज में व्याप्त सभी समस्याओं की जड़ जो है वो वर्ग संघर्ष को ही मानता था। ठीक है, और यह मानता था कि जो वर्ग संघर्ष है, यह पूंजीपति वर्ग यानी उच्च वर्ग
और दूसरा सर्वहारा वर्ग यानी शोषित वर्ग या मजदूर वर्ग। यानी पूंजीपति वर्ग जो हमारा है वह शोषक वर्ग है, और जो सर्वहारा वर्ग है यानी मजदूर वर्ग है वह हमारा शोषित वर्ग है। ठीक है, और यह मानता था कि जब तक यह शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई रहेगी जिसका आधार आर्थिक है, तब तक जो है समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं। यह इसकी जो है इसके रिसर्च का, इसके शोध का, और जिस प्रकार की यह क्रांति करना चाहता था, यह क्रांति से मतलब था बदलाव, जिस प्रकार से वह बदलाव करना चाहता था उसके बदलाव का आधार भी यही था कि यह वर्ग विभाजन ही वर्ग संघर्ष का कारण है। इसलिए इस वर्ग विभाजन को हमको समाप्त करना चाहिए, या इस वर्ग विभाजन को प्रेरित करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनको भी हमको समाप्त करना चाहिए। तो फिलहाल ऐसे मैंने बताया आपको कि हमारी जो क्वेश्चन सेट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है 42, बेसिकली ये कार्ल मार्क्स पर, ठीक है, आधारित है। आइए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार राज्य है, मार्क्स के अनुसार राज्य है दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई, और डी है स्थायी संस्था। ठीक है, स्थायी संस्था, दिव्य संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, एक सकारात्मक अच्छाई, और दूसरा क्या है स्थायी संस्था। ठीक है भाई, कार्ल मार्क्स के लिए जो है के हिसाब से इसमें आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई इसका? वर्ग शोषण के लिए संस्था, वर्ग शोषण के लिए संस्था, यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्यों हो जाएगा बी समझिए। मैंने अभी बताया आपको कि यह राज्य को क्या मानता था, यह राज्य को एक शोषणकारी संस्था मानता था। क्यों ऐसा मानता था? इसका मानना यह था कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, ठीक है, यह जो है कमजोर वर्गों का या मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए ही राज्य नामक संस्था का सृजन करता है। और राज्य नामक जो ये संस्था बनती है, यह संस्था कहीं ना कहीं इन्हीं पूंजीपति वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, या राज्य अपने माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से इन कमजोर वर्गों यानी मजदूर वर्गों या शोषित वर्ग का शोषण का द्वार खोलता है और पूंजीपति वर्ग को कहीं ना कहीं संरक्षित करता है। ठीक है ना, यानी यह ये मानता है कि अगर इस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ अगर यह शोषित वर्ग कहीं जो है कोई विद्रोह करता है, तो राज्य जो कि एक दमनकारी संस्था के तौर पर कार्य करने लगती है, या राज्य जिसके पास शक्ति है वह अपनी दमनकारी नीतियों के द्वारा इस शोषित वर्ग के विद्रोह को दबा देती है। ठीक है, यानी यह मानता था कि जो राज्य है वो क्या है, विभिन्न प्रकार से कमजोर वर्गों का शोषण करने वाली संस्था है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत टॉमस एक्विनास, बेंथम। क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत टॉमस एक्विनास या बेंथम। बताइए भाई किससे संबंधित है? ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है बेसिकली ये संबंधित है मॉन्टेस्क्यू से, यानी यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये क्या करता है? शक्ति पृथक्करण की बात करता है। कौन? मॉन्टेस्क्यू। ये कहता है दरअसल कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सभी शक्तियों का केंद्र केवल एक संस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि संस्थात्मक शक्तियों का संस्थात्मक विभाजन होना चाहिए। संस्थात्मक विभाजन के संदर्भ में यह कहता है जैसे कि हम देखते हैं वर्तमान लोकतांत्रिक संदर्भों में शक्तियों का विभाजन 3 संस्थाओं में होता है। एक संस्था होती है जिसको हम आप कहते हैं विधायिका,
ठीक है, यानी लेजिस्लेशन, और दूसरा होती है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, जिसी को आप गवर्नमेंट कहते हैं, और तीसरा इन दोनों पर निगाह रखने वाली, अगर कहीं से कुछ गलतियां होती हैं तो वह है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू यह कहता है कि शक्ति किसी एक संस्था में केंद्रित ना होकर के शक्ति का विभाजन होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए, इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है और राज्य के द्वारा जो एक शोषणकारी संस्था के तौर पर कार्य किए जाने का एक परंपरा सी बन जाती है, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा, उस परंपरा पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण यानी प्रमुख कारण क्या था? शोषण, सामंतवाद, असमाधेय वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? शोषण, सामंतवाद, असमाधेय वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद। क्या होगा भाई आंसर? आंसर हो जाएगा इसमें भी सी, असमाधेय वर्ग संघर्ष, क्योंकि कार्ल मार्क्स आया नहीं कि वर्ग संघर्ष की बात आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि कार्ल मार्क्स सभी समस्याओं की जड़ जो है वह किसको मानता था? पूंजीपति वर्ग को मानता था। यानी उसको लगता था कि सभी समस्याओं की उत्पत्ति ही कहां से हो रही? समाज में सभी समस्याओं की उत्पत्ति कहां से होती है? पूंजीपति वर्ग से होती है, जो कि मजदूर वर्ग का शोषण करता है और इसी से वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कई क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से। मार्क्स के अनुसार, ध्यान से इसको सुनिएगा आप लोग, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय हम उसको कहते हैं जिसका समाधान बमुश्किल हो सके, यानी हो सकता है उसका समाधान संभव ही ना हो, असमाधेय स्थिति है। एंजल्स, आप जानते हैं एंजल्स को, आपको अगर मार्क्स पढ़ना है तो आप एंजल्स को भूल नहीं सकते। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। क्या कहता है कि जो वर्ग संघर्ष है यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है, किसके बारे में? राज्य के बारे में बात कर रहा है कि राज्य कैसा है, राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में वो बात करता है। क्या कहता है कि यह समाज के विकास के एक निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर विरोध का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म ना कर दे, यानी नष्ट ना कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी एक स्टेटमेंट है, उसको समझ लीजिए आप लोग। यहां पर लेनिन क्या कहता है? ठीक है, लेनिन ये कहता है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है उपज और अभिव्यक्ति है। क्या कहता है लेनिन? लेनिन कहता है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है कि उपज और अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो राज्य के बारे में मार्क्स क्या कहता है? राज्य के बारे में आपका हीगल क्या कहता है? राज्य के बारे में एंजल्स क्या कहता है? और राज्य के बारे में लेनिन क्या कहता है? यह मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का वर्ग सिद्धांत, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने, इनमें से सभी ने। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बताइए भाई, राज्य का जो वर्ग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? सिंपल सी बात है, वर्ग संघर्ष की पहली संकल्पना ही अगर किसी ने रखी, वैसे ऐसा नहीं, हीगल ने भी इस पर काम किया था, लेकिन अगर वर्ग संघर्ष की संकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसी ने किया था तो वह कौन था? कार्ल मार्क्स था। ठीक है,
लोगों ने समस्याएं तो बताई, लेकिन समस्याओं का कारण नहीं बताया, और लोगों ने समाज में वर्ग संघर्ष को भी देखा, लेकिन वर्ग संघर्ष का कारण नहीं बताया। यह पहला व्यक्ति था, कौन? कार्ल मार्क्स, जिसने यह बताने का प्रयास किया कि बेसिकली वर्ग में जो विभिन्न वर्गों में संघर्ष है उसका कारण क्या है? आर्थिक कारण है। यह आर्थिक कारण इसलिए है क्योंकि यह शोषित वर्ग के लिए जो है, शोषित वर्ग के शोषण का एक द्वार खोलता है। कौन सा? राज्य की संकल्पना। और राज्य की जो संकल्पना है, उस राज्य की संकल्पना में जो शोषक वर्ग है वह भारी है। किस पर? शोषित वर्ग पे। और यह जो शोषण की व्यवस्था है, इस शोषणकारी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि शोषित वर्ग किसी ना किसी रूप में इसका विरोध करता है, और जैसे ही विरोध हो जाता है वह संघर्ष का रूप ले लेता है, जिसमें राज्य क्या करता है? एक दमनकारी भूमिका निभाता है। वह शोषक वर्ग का साथ देता है और शोषित वर्ग के दमन में भूमिका निभाने लगता है। ठीक है, तो यह राज्य का जो वर्ग सिद्धांत था, सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फासीवादियों से, व्यक्तिवादियों से। ठीक है, किससे संबंधित है? राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फासीवादियों से, व्यक्तिवादियों से। बताइए भाई क्या होगा? राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह विचार कैसे संबंधित हो जाएगा? स्पष्ट है ना? किससे? मार्क्सवादियों से। क्यों भाई? आप जानते हैं राज्य का जो प्राचीन सिद्धांत था, जिससे आप प्लेटो को जोड़ते हैं, अरस्तु को जोड़ते हैं, ठीक है, और कुछ अन्य दार्शनिकों को जोड़ते हैं, इन्होंने राज्य को एक कल्याणकारी संस्था या सर्वहितकारी संस्था के रूप में देखा था। ठीक है, और लेकिन जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वह इससे पूरी तरह से इंकार करता है। वह क्या कहता है कि राज्य एक सर्वहितकारी या कल्याणकारी संस्था कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह सदैव ही ऐसा संगठन रहा है जिसने क्या किया? शोषित वर्ग के शोषण में अपनी भूमिका निभाई है, यानी मजदूर वर्ग के शोषण में अपनी भूमिका निभाई है। वह यह कहता है कि दरअसल ये जो राज्य है यह कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग का ही एक संगठन है, या कुछ पूंजीपतियों से मिलकर के ही राज्य का सृजन होता है, और यह जो है दूसरे वर्ग के ऊपर शासन करता है। ठीक है, और अब अगर इसके हम थोड़ा सा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे जाए, अगर हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पे जाएंगे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को शोषित वर्ग के लिए क्या बनाया गया है? यानी राज्य को शोषित वर्ग के लिए या पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया गया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीपति वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया गया है, और इसी में थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए किसको? एंजल्स को। अगर आप थोड़ा सा इसमें एंजल्स को जोड़ देंगे तो एंजल्स क्या कहता है? एंजल्स ये कहता है कि ये जो है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन के लिए एक यंत्र मात्र है। यह कोई स्वाभाविक समुदाय नहीं है, यह कोई स्वाभाविक समुदाय नहीं है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने बताया है। ठीक है ना? जाहिर सी बात है कि राज्य शोषक वर्ग की एक कार्यकारिणी समिति है, यह विचार किससे संबंधित है? मार्क्सवादियों से संबंधित है, और उन्हीं मार्क्सवादियों में कहीं ना कहीं एंजल्स भी आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक कौन है भाई? व्यक्ति,
जनता वर्ग दल। कौन होगा? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। हम मार्क्स पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हर बात पे क्या आएगा? वर्ग ही आएगा भाई। क्या आएगा? हर बात पर कहीं ना कहीं वर्ग ही आएगा, ठीक है ना। यह हर समस्या को क्या मानता है? यह हर समस्या की जड़ ही किसको मानता है? वर्ग को मानता है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं हम। क्या है? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। क्या है? अपनी इतिहास की भौतिकवादी अथवा आर्थिक व्याख्या के साथ साथ मार्क्स अपना वर्ग संघर्ष का इतिहास रखता है, ठीक है। यानी पहले को हम उसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कह सकते हैं, तो दूसरे को उसका यंत्र या उसका साधन कहा जा सकता है, ठीक है। साधन कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, जिसके द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक अवस्था से, ठीक है, जिसके द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर आती है। मार्क्स क्या कहता है? इतिहास को युद्धों, राजाओं के नीतियों के द्वारा समझने के स्थान पर उसे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों की श्रृंखला समझता है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, इसका पढ़िए पूरा। इसको क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि यह कह रहा है दरअसल कि जो ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, जो इतिहास बनता है, वह कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष के कारण ही बनता है। यानी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मार्क्स हर समस्या की जड़ किसको मानता है? वर्ग को मानता है। वर्ग संघर्ष का कारण भी वर्गवाद ही है, और इसके पीछे प्रमुख कारण आर्थिक असमानता है, जो शोषक वर्ग के द्वारा शोषित वर्ग के लिए, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग के लिए सर्वहारा वर्ग के साथ की जाती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़िएगा। दो व्याख्या करता है यह इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी और आर्थिक व्याख्या के साथ साथ यह वर्ग संघर्ष को जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से बिल्कुल संबंधित है एकदम। निम्नलिखित कथन किसने कहा है? निम्नलिखित कथन किसने कहा है? अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या बताया मैंने आपको? अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्लेटो, लॉक, लेनिन, मार्क्स। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्लेटो, लॉक, लेनिन या मार्क्स। क्या होगा भाई इसका आंसर? स्पष्ट है। क्या होगा आंसर? मार्क्स होगा। अभी संदर्भ में भी, इतिहास संदर्भ में आप थोड़ा सा एक तथ्य और जोड़ देख लीजिएगा, और इसको भी आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। थोड़ा सा मैनिफेस्टो को हम लेते हैं यहां पर। मैनिफेस्टो इस कथन से आरंभ होता है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसका अर्थ यह है कि इतिहास के प्रत्येक प्रमुख युग में एक आर्थिक वर्ग की प्रधानता रहती है, और उस युग के बाद दूसरा युग आता है जिसमें उस आर्थिक वर्ग की जिसका कि पहले युग में शोषण हुआ था, लंबे संघर्ष के बाद शासकों पर विजय पाता है। प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में समाज दो विरोधी वर्गों में बटा रहा है। एक विशेषाधिकार प्राप्त उत्पादन के साधनों के स्वामियों का छोटा सा वर्ग, और दूसरा, ठीक है, और दूसरा यहां पर एक कौन सा? विशेषाधिकार प्राप्त उत्पादन के साधनों के स्वामियों का छोटा सा वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, और दूसरा श्रमिकों का बहुसंख्यक वर्ग। श्रमिकों का बहुसंख्यक वर्ग। हमेशा श्रमिक वर्ग की संख्या ज्यादा रही है और पूंजीपति वर्ग की संख्या कम रही है, ठीक है। आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों में, किन दोनों में भाई? पूंजीपति वर्ग में और सर्वहारा वर्ग में, दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। इतिहास में महान आंदोलन यानी बड़े बड़े आंदोलन जिसमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, इसी संघर्ष का क्या होते हैं? हल होते हैं। और इन्हीं आंदोलनों का क्रमिक जो है निरूपण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? उसके पहले का यानी उससे पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? काल्पनिक, विकासवादी, क्रांतिकारी, फेबिनियन। बताइए भाई, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का समस्त समाजवादी चिंतन क्या था? काल्पनिक, विकासवादी, क्रांतिकारी या फेबिनियन? क्या था? काल्पनिक। आंसर होगा इसका ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। क्या है ये काल्पनिक समाजवाद क्या है? ये आप लोग जानते होंगे। दरअसल काल्पनिक समाजवाद कहां से आता है? कार्ल मार्क्स की एक बुक थी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में यह अपने कुछ पूर्व समाजवादियों की आलोचना करता है। कुछ अपने से पहले के समाजवादियों की आलोचना करता है और उनको क्या कहता है? कल्पनावादी कहता है। कल्पनावादी क्यों कहता है? जैसा कल्पनावादी कहने के पीछे कारण उसका यह था कि आपको भौतिकवादी होना चाहिए और आप क्या हैं? कल्पनावादी हैं। क्यों? यह कहता है कि जैसे आप एक महकते हुए गुलाब की खेती की कल्पना करते हैं, लेकिन आपके पास जमीन ही नहीं है, तो आप कल्पना तो बहुत अच्छी करते हैं कि हमारे पास लाल लाल गुलाब का खेत होगा, लाल लाल गुलाब का हमारे पास बंडल होगा, लेकिन पता चला खेती करने के लिए आपके पास जमीन है नहीं। तो कहता है कि आप कल्पना नहीं, हकीकत को समझिए, और उसी हकीकत को यह भौतिकवाद का नाम देता है। ठीक है, तो यह कहता है कि इसी संदर्भ में जो मैंने अभी स्टेटमेंट बताया, स्पेशली यह स्टेटमेंट है वेपर का। किसका स्टेटमेंट है? वेपर का। वेपर यह कहता है कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की है, पर उसके लिए जमीन नहीं तैयार की। उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की है, लेकिन उसके लिए जमीन तैयार नहीं की है। ठीक है, यानी इसका मानना यह था कि दरअसल समाजवादी जो इससे पहले के थे, उन्होंने समाज में जिस व्यवस्था को देखा, वास्तव में वह व्यवस्था कहीं ना कहीं कल्पनावादी व्यवस्था थी, लेकिन उसकी हकीकत को समझने का प्रयास नहीं किया कि यह आखिर व्यवस्था है कैसी। जैसे कि अगर आप मान लीजिए उच्च वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग हैं, और आपकी जय जयकार हो रही है, तो आप इस बात से खुश हैं कि देखिए कैसे जय जयकार हो रही है, लेकिन आप यह कारण नहीं देख रहे हैं कि जय जयकार क्यों हो रही है। जय जयकार दो कारण से होती है। एक तो इस आधार पर होती है कि भाई आपको लोग उसके योग्य मानते हैं, और दूसरा इस आधार पर होती है कि आपसे लोग डरते हैं। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स यह कहता था, चूंकि राज्य खड़ा हुआ था, राज्य एक ढाल बनकर खड़ा था किसके लिए? पूंजीपति वर्ग के लिए, कि जैसे ही सर्वहारा वर्ग इसके अगेंस्ट में, या सर्वहारा वर्ग जैसा हो रहा वैसा मान ले, और अगर वह नहीं मानता है, कहीं ना कहीं विद्रोह की विचारधारा में जाता है, तो राज्य उनका दमन करने के लिए तैयार था। तो ऐसी व्यवस्था में अगर आप जय जयकार को अच्छा समझ रहे हैं, तो यह काल्पनिक व्यवस्था हुई। ठीक है, जिसका कार्ल मार्क्स विरोध करता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है भूमि द्वारा, कारखाने के मालिक द्वारा, श्रम द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है? भूमि द्वारा, कारखाने के मालिक द्वारा, श्रम द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई, बिहार का क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। ठीक, और इसी को रिपीट किया है यहां पर पीजीटी में। बताइए, वास्तव में पीजीटी में पहले पूछा गया था, बिहार में बाद में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2023 का क्वेश्चन था। श्रम द्वारा, आंसर क्या होगा? श्रम द्वारा। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है किससे? श्रम द्वारा। ठीक है, मार्क्स यह कहता है कि दरअसल वस्तुओं का जो मूल्य होता है वह इस बात पर निर्धारित होता है कि उसमें श्रम कितना लगाया गया है, और उसमें श्रम के साथ साथ समय कितना लगाया गया है। ये क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य के निर्धारण का जो तरीका होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि उसमें
श्रम कितना लगाया गया है और उसमें समय कितना लगाया है। लेकिन यानी यह कहता है कि अगर इसी को हम और अलग शब्दों में कहें तो उसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका यह मानना है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता से निर्धारित नहीं होता। किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता से निर्धारित ना होकर के उसके निर्माण में कितना श्रम लगाया गया है उससे, और उसके निर्माण में समय कितना लगा है उससे, यानी श्रम और समय के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होना चाहिए, ना कि उसकी उपयोगिता कितनी है इसके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? पहला विकल्प कह रहा है मार्क्स और मिल ने, दूसरा कह रहा है मार्क्स और कांट ने, तीसरा कह रहा है हीगल और मार्क्स ने, और अगला है हीगल और लॉस्की ने। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, वास्तव में यह प्रयोग किसका था भाई? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा सी, हीगल और मार्क्स ने। हीगल और मार्क्स ने आंसर हो जाएगा इसका सी। दरअसल वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हीगल और मार्क्स ने किया था। आप सब जानते हैं, दरअसल हीगल विश्व का अध्ययन सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से करना चाहता था, यानी हीगल कहीं ना कहीं विश्ववाद का प्रवर्तक था। लेकिन इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने क्या नाम दिया था? इस विकासवादी प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्वात्मक क्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? द्वंद्वात्मक क्रिया नाम दिया था। द्वंद्वात्मक क्रिया नाम दिया था। और इस द्वंद्वात्मक क्रिया को, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं डायलैक्टिक प्रोसेस। डायलैक्टिक प्रोसेस। इस द्वंद्वात्मक क्रिया सिद्धांत में, जिसमें कि जो द्वंद्वात्मक शब्द यह आया है, यह एक यूनानी शब्द है डायलेगो। ठीक है, डायलेगो। इससे ही, इस डायलेगो शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? द्वंद्वात्मक शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है वाद, विवाद। वाद और विवाद। और इस वाद और विवाद के बाद क्या बनता है? संवाद, जिसको हम आप क्या कह सकते हैं? संश्लेषण भी कह सकते हैं। संश्लेषण भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी? मार्क्स की। मार्क्स जो है हीगल के इस द्वंद्वात्मक सिद्धांत से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह हीगल के आदर्शवाद को स्वीकार नहीं करता था। हीगल के आदर्शवाद को स्वीकार नहीं करता था, और उसने क्या किया? इस वाद, विवाद और संवाद की क्रिया, जिसको कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत आप कह सकते हैं, के स्थान पर उसने अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहां से आया था? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो भौतिकवाद था, मैंने बताया था आपको कि हीगल से उसने क्या लिया था? द्वंद्वात्मकता को लिया था, लेकिन उसने फायरबाख से क्या शब्द लिया था? भौतिकवाद को लिया था। और इन दोनों को मिला करके क्या बनाया उसने? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में भी वह यही करता है। क्या करता है? कि वाद, विवाद और संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करता है। वह यह बताना चाहता है कि दरअसल अगर हम द्वंद्वात्मक सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत बनाना चाहते हैं, तो हमें वाद, विवाद और संश्लेषणवाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, वह यह बताता है कि दरअसल, जैसे वो समझाने का प्रयास करता है कि पूंजीपति वर्ग है वह वाद उत्पन्न करता है, अब जो सर्वहारा वर्ग है वह कहीं ना कहीं उसका प्रतिवाद बनता है, और अल्टीमेटली दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष बनता है। और इस वर्ग संघर्ष में राज्य को क्या करना चाहिए? इस वर्ग संघर्ष में राज्य को
एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, संश्लेषण की भूमिका निभानी चाहिए, संवाद की भूमिका निभानी चाहिए, जिसके आधार पर वर्ग संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वह कहता है कि ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि राज्य हमेशा पूंजीपति वर्ग का साथ देता है। तो वह यह कहता है कि हमें वाद, प्रतिवाद और संवाद की भूमिका को आगे बढ़ाना चाहिए। वह यहां पर किसी भी प्रकार से इस प्रकार की आप कह सकते हैं क्रांति में वह कहीं पर भी हिंसा की बात फिलहाल नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब आप इस वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण की प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब हम किसी गेहूं के दाने को जमीन में दबा देते हैं तो गेहूं का स्वयं स्वरूप नष्ट हो जाता है, लेकिन उसे बनता क्या है, गेहूं का अंकुरण होता है। फिर गेहूं से वह अंकुरण एक पौधे में परिवर्तित होता है, पौधा लगातार विकसित होता है, फिर उसमें विभिन्न प्रकार के, फिर उसमें जो है ढेर सारे दाने बनते हैं। ढेर सारे क्या बनते हैं, दाने बनते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर गेहूं का दाना वाद है तो पौधा उसका प्रतिवाद है। अब इस वाद और प्रतिवाद के बाद जो संश्लेषित हुए वो विभिन्न प्रकार के गेहूं हुए जो कहीं ना कहीं संवाद है, ठीक है। यानी हम इस गेहूं के दाने के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं किसको, वाद को, प्रतिवाद को और संवाद को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? डेविड ईस्टन, मार्क्स, वेबर, कार्ल डायन। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? डेविड ईस्टन, मार्क्स, वेबर, कार्ल डायन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? मार्क्स। मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। क्या कहता है? जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं बनाई जाती हैं वह पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर शासन करने की एक माध्यम बन जाती हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं बनाई जाती हैं वह उच्च वर्ग के द्वारा मजदूर वर्ग पर शासन करने का एक माध्यम बन जाती हैं। और वह कहता है कि यह एक भ्रामक चेतना है। यह क्या है? एक भ्रामक चेतना है और एक काल्पनिक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का कार्य करती है। जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर क्या करती है? पर्दा डालने की कोशिश करती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है। फिर कह रहा है अगला, राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर कह रहा है पूरे समाज का राज्य प्रतिनिधित्व करता है। फिर कह रहा है राज्य एक सत्ता पद्धति है। राज्य एक सत्ता पद्धति है। भाई मार्क्सवादी क्या मानते हैं? राज्य को एक वर्ग संरचना मानते हैं ना। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो मार्क्सवादी हैं स्पष्ट तौर पर उनका यह मानना है कि राज्य संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और उस वर्ग का नाम क्या है? पूंजीपति वर्ग होता है। जो चंद लोगों का समूह होता है लेकिन वह पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति वर्ग होता है, वह उच्च वर्ग होता है, ठीक है। वह उच्च वर्ग होता है। अब इसी को थोड़ा सा अगर और देखें तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स का जो राज्य सिद्धांत है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो कार्ल मार्क्स का राज्य सिद्धांत है उसमें मार्क्स और एंजल्स क्या बताते हैं राज्य के बारे में? कि राज्य वर्ग संघर्षों की उत्पत्ति और एक वर्ग संगठन है। यह आधारभूत आर्थिक ढांचे अर्थात उत्पादन के संबंधों पर उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा है। उसका उद्देश्य प्रधान वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को अधीनस्थ वर्गों का शोषण करने, अपनी संपत्ति की रक्षा करने तथा उनको चुनौती देने वाले समस्त विचारों को कुचलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है, ठीक है। यानी मैंने फिर बताया आपको कि यह
जो है राज्य को एक शोषणकारी या दमनकारी संस्था के तौर पर स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि यह एक वर्ग की व्यवस्था है जिसमें पूंजीपति वर्ग की प्रधानता होती है और यह पूंजीपति वर्ग ही कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के शोषण का कारण होता है, शोषण करता है, जिसमें राज्य उसकी सहायता करता है क्योंकि राज्य में भी इनका ही प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। अगला, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है। अगला, समाज के नेताओं द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है। फिर कह रहा है कि मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है। फिर कह रहा उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। इतिहास की, क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स स्पष्ट करना चाहते हैं कि पहला विकल्प इतिहास की गति अपरिवर्तनीय है। दूसरा कह रहा है समाज के नेताओं द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है। तीसरा कह रहा है मनुष्य की चेतना द्वारा इतिहास की गति निर्धारित होती है। और फिर अगला कह रहा है उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति को निर्धारित करती है। यह इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है जिसको कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। यह मानता है कि आदिम साम्यवादी व्यवस्था या दास प्रथा व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था या आप कह सकते हैं अगर इसका क्रम बनाया जाए, ठीक है, अगर इसका क्रम बनाया जाए तो इसकी व्याख्या करता है, क्रम की व्याख्या करता है कौन? कार्ल मार्क्स। वह कहता है कि सबसे पहले आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, उसके बाद दास प्रथा व्यवस्था आई, फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई और अंत में क्या व्यवस्था आएगी? साम्यवादी व्यवस्था, ठीक है, आएगी। ठीक, यानी ये कहता है कि अल्टीमेटली किसकी जीत होगी? कम्युनिज्म की जीत होगी, यानी कम्युनिज्म का इतिहास बनेगा। ठीक है। उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाज, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत, मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है, फिर कह रहा प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। बताइए भाई, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है? क्या? पहला, परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, दूसरा, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, तीसरा, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है और अगला, प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। वास्तव में परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। मार्क्सवादी समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को मानते हैं। विकास की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो क्या कहती है? समझिएगा, विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पादित करता है, पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पन्न करता है, क्योंकि पदार्थ स्वयं कैसे काम करता है? जैसे मैंने अभी गेहूं का एग्जांपल दिया आपको, पदार्थ वास्तव में वाद के रूप में काम करता है और प्रतिवाद का संश्लेषण संवाद के रूप में हो जाता है। ठीक है। पुनः संवाद भी अपने आंतरिक विरोध के चलते प्रतिवाद को जन्म देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी यह कह रहे हैं कि वाद प्रतिवाद को और प्रतिवाद संश्लेषण को जन्म देता है, लेकिन संश्लेषण में के बाद पुनः फिर से वाद उत्पन्न हो जाता है जो पुनः प्रतिवाद और फिर पुनः संश्लेषण को जन्म देता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया भी आपको कि गेहूं के बीज को अगर आप जमीन में दबा रहे हैं तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा और उससे अंकुरण पैदा होगा। अंकुरण क्या है? वाद है। उसके बाद अंकुरित जो अंकुरण है वह पौधे में बदल जाएगा और उसका क्या हो जाएगा? अब ये पौधा क्या बना?
प्रतिवाद बना। इनका क्या बना? प्रतिवाद बना। अब इन दोनों के वाद और प्रतिवाद से मिल करके इन वाद और प्रतिवाद दोनों क्या हो जाएंगे? संश्लेषित हो जाएंगे। ठीक है, संश्लेषित हो जाएंगे। इस संश्लेषणवाद में गेहूं के विभिन्न प्रकार के दाने बन रहे हैं, लेकिन उन्हीं दाने में से फिर जब एक को दबा दिया जाएगा तो उसमें उसका फिर से स्वरूप नष्ट हो जाएगा और फिर पुनः वह अंकुरण के रूप में सामने आएगा और वह पुनः वाद के रूप में, ठीक है, और वह पुनः वाद को जन्म देगा। और इसी को क्या कह रहा है? वाद प्रतिवाद या संश्लेषण वाद कहा जाता है, जिसमें यह क्या मानता है कि परिवर्तन की मूल सच्चाई ही क्या है? पदार्थ है। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था। क्या स्थापित करना चाहता था मार्क्स? अंतिम रूप से क्या स्थापित करना चाहता था? एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज, नैतिकता पर आधारित एक समाज। मार्क्स का जो अंतिम उद्देश्य था वो क्या था? मार्क्स किस प्रकार का, मतलब मार्क्स क्या स्थापित करना चाहता था? क्वेश्चन कह रहा है विकल्प है एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज, या फिर नैतिकता पर आधारित एक समाज। स्पष्ट है, मार्क्स चाहता था कि एक ऐसा समाज बने जिसमें वर्ग का कहीं पर यानी पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग यानी एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, या एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, ऐसी कोई संकल्पना ना रह जाए। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या था? एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना चाहता था। वह ये चाहता था कि जो पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि वह हमेशा ही शोषण में लगा रहता है, जबकि जो सर्वहारा वर्ग है, इसी को हम आप बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, सर्वहारा या वर्ग या बुर्जुआ वर्ग जो होता है वह हमेशा शोषण से मुक्ति पाना चाहता है, शोषण से मुक्ति पाना चाहता है। अब एक शोषण करना चाहता है, एक शोषण से मुक्ति पाना चाहता है, तो जाहिर सी बात क्या होगा? उसमें वर्ग संघर्ष होगा। और यह कहता है कि जब तक समाज में यह व्यवस्था रहेगी, वर्ग संघर्ष भी किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहेगा। और अगर समाज में शांति चाहिए, यानी मार्क्स भी शांति वाला समाज ही चाहता था। वह चाहता था कि अगर समाज में शांति चाहिए तो हमें इस वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना होगा, यानी हमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना होगा। ठीक है, तो ये थे कुल आपके 15 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं कल अगले सेट के साथ। थैंक यू।